Namaskar. At present, the topic that we are studying is agroclimatic zones of India. In our e-video, Agroclimatic Zones Part 1, we studied 5 of the 15 agroclimatic zones that the country has been divided into. Today, we will study the next 5 agroclimatic zones of India in our today's e-video, Agroclimatic Zones Part 2. हम अभी जो टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह है भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। हमारे पिछले ई-वीडियो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 में हमने पहले 5 कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया और आज के ई-वीडियो में भारत के कृषि जलवायु प्रदेश भाग 2 में हम अगले 5 कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कृषि नियोजन एवं कृषि विकास के लिए भारत के योजना आयोग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण दैट इज प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने 1989 में भारत देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। इन कृषि जलवायु प्रदेशों को वहाँ की जलवायविक विशेषता, जल संसाधन, मृदा प्रकार, शस्य संयोजन और उत्पादन की विधियाँ और विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया गया है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत के जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं जो कि प्लानिंग कमीशन ने रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ डीलिमिट किए हैं, वो इस मानचित्र में दिख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कृषि भारत की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और अगर हमें अपने देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है तो यह ज़रूरी है कि हम कृषि का विकास करें, क्योंकि हमारे देश की 60 से 65% जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर अपने लाइवलीहुड या रोज़गार के लिए डिपेंडेंट है और कृषि उनको आर्थिक आय प्रदान करती है और कृषि के विकास के लिए ज़रूरी है कि हम उसका नियोजन करें, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएं और उन पॉलिसीज़ और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। पर भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर धरातलीय जलवायविक जल उपलब्धता और शस्यों में विविधता देखी जाती है। साथ ही यहाँ के कृषकों का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी क्षेत्रीय विभिन्नता लिए हुए है। इसलिए कृषि के विकास के लिए यह आवश्यक था कि क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर कृषि विकास हेतु नियोजन किया जाए और पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए जाएं और इसीलिए भारत के योजना आयोग ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के सहयोग से भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, जो कि 15 थे, जिनमें से 5 जलवायु प्रदेश वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, सतलज गंगा मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान, इन 5 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का हमने अध्ययन हमारे पिछले ई-वीडियो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पार्ट 1 में किया था और आज हम अगले 5 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का अध्ययन इस ई-वीडियो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पार्ट 2 में करेंगे। भारत को योजना आयोग ने जिन 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है, उनमें जो 6th एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वह है निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान के एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बिहार
और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जनरली कम नहीं होता है। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं, जो कि कृषि के लिए अनुकूल मृदा है। और इसके साथ ही इस क्षेत्र में वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। यह क्षेत्र चावल व जूट की खेती के लिए आदर्श कृषि के अनुकूल दशाएं रखता है और यहाँ पर वर्ष में सामान्यतः चावल की 2 से 3 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। अब कुछ किसान यहाँ पर शीत ऋतु में गेहूं की कृषि भी करने लगे हैं। आम, अमरूद, नारियल और जैकफ्रूट पैदा किए जाते हैं और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बहुत ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर नदियों से कृषक मछली पालन भी करते हैं। इस क्षेत्र में जोतों और खेतों का आकार छोटा है और कृषकों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है और कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव देखने को मिलता है और कृषकों की निर्धनता और अशिक्षा कृषि विकास में प्रमुख रुकावट है, इस क्षेत्र में प्रमुख बाधक है। तो कृषि विकास के लिए इस क्षेत्र का अगर नियोजन करना है तो हमें इस क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को बेहतर करना होगा और उसके लिए शिक्षा का प्रसार अति आवश्यक है। दक्षिण पूर्वी पठार। इस प्रदेश में छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड का क्षेत्र और उड़ीसा का महानदी बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है और इसी के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश के बस्तर पठार को भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर आर्कियन युग की संरचना वाली शैलें मिलती हैं। इस क्षेत्र का जो जलवायु है वह है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, जो कि कृषि के लिए एक आदर्श जलवायु है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है और यह वर्षा मॉनसून पवनों के द्वारा मुख्यतः जून से अक्टूबर के मध्य होती है। महानदी बेसिन को छोड़कर जो मृदाएं हैं वो पोषक तत्वों में कम हैं। यह क्षेत्र लाल मृदा का प्रमुख क्षेत्र है और यहाँ पर अपलक्षित लाल मृदाएं पाई जाती हैं जो कि पोषक तत्वों में कमज़ोर हैं या निर्धन हैं। इस क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ धरातल है और यहाँ के किसान बहुत रूढ़िवादी और निर्धन हैं और साथ ही अशिक्षित हैं और इसीलिए उनकी जो अशिक्षा और निर्धनता है वह उन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी जो विकास है उसको अपनाने में बाधक होती है। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अरावली मालवा उच्च भूमि जो भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स योजना आयोग के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें 8वां जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है अरावली मालवा उच्च भूमि या द अरावली मालवा अपलैंड।
पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र को इस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, इसलिए यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। यह एक अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। वर्षा की अधिकांश मात्रा मॉनसून पवनों के द्वारा ग्रीष्म ऋतु के अंत में वर्षा ऋतु में मिलती है। इस प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में काली रेगर मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि कपास की खेती के लिए अति अनुकूल मृदाएं हैं। यहाँ पर खरीफ के मौसम में कपास, सोयाबीन और विभिन्न प्रकार की दालें तथा मक्का उगाई जाती है और रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, तिलहन, चना और मसूर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर क्योंकि यह एक अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, औसत वार्षिक वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से कम है, जो कि वर्ष के 3 से 4 जो मानसून के मंथ्स हैं उसमें हो जाती है। तो बाकी समय पर यहाँ पर शुष्क कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का अभी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है और इसलिए यहाँ शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग की टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। जो यहाँ पर कोटा, सवाई माधोपुर और ग्वालियर रीजन है, वहाँ पर चंबल परियोजना की नहरों से सिंचाई प्रदान की जाती है। इस प्रदेश की कृषि का विकास कम हुआ है और यहाँ पर शुष्क कृषि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ डेयरी व्यवसाय के विकास के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त संभावनाएं हैं। यह एक उच्च भूमि है, प्लेटो रीजन है, जहाँ पर कि पशुपालन और डेयरी फार्मिंग आराम से हो सकती है। तो इस तरीके की स्थानीय नीतियाँ बनाई जाएं, जिससे कि डेयरी फार्मिंग को भी डेवलप किया जा सके इरिगेशन टेक्निक्स के साथ साथ, तो इस क्षेत्र का विकास संभव है। 9th एग्रोक्लाइमेटिक जोन है महाराष्ट्र पठार या द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र पठार के प्लेटो रीजन के अंदर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर संपूर्ण महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट के पूर्व तक का पूरा एरिया मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक का पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ पर तापमान वर्ष भर ऊंचे रहते हैं। पश्चिमी घाट का यह वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक रहती है और इस क्षेत्र में कई बार सूखा भी पड़ जाता है और यह भारत के कुछ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। सिंचाई सुविधाओं का भी विकास कम हुआ है यहाँ पर और इसलिए यह, क्योंकि यहाँ पर जलवायु उष्ण है, वर्षा की कमी है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यह कृषि की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र का संतरा, इस क्षेत्र का चीकू फेमस यहाँ की फसलें हैं। उसके अलावा यहाँ पर गन्ना और मूंगफली का भी कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है।
आंतरिक दक्कन पठार क्षेत्र या द इंटीरियर डेक्कन प्लेटो रीजन प्रायद्वीपीय भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आंतरिक भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यह सामान्यतः जल की कमी वाला क्षेत्र है और सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यह भी सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। इसलिए यहाँ भी वर्षा कम होती है और यह एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं और क्योंकि यहाँ का जो धरातल है वो है एक पठारी धरातल है, इसलिए इन मौसमी नदियों के से जो पानी तालाबों और जलाशयों में भरता है उनके द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पर जनरली लाल रेगर और अपलक्षित मृदाएं मिलती हैं। यह सामान्यतः जल की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ का जो प्रमुख फसलें हैं वह हैं चावल, कपास, मूंगफली और दलहन। तालाबों और नदियों पर बनाए गए जलाशयों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि यह भी मॉनसून क्लाइमेटिक वाला रीजन है, तो ज़्यादातर जो वर्षा होती है वो मॉनसून्स के द्वारा ही मिलती है। और क्योंकि यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में है, इसलिए मॉनसून से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। तो लाल रेगर मृदाएं और अपलक्षित मृदाएं, कम जल उपलब्धता, उष्ण तापमान, ये सभी कृषि को यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाते हैं और इसलिए यहाँ की कृषि एक कम विकसित कृषि है। तो आज हमने भारत के 5 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का अध्ययन किया। निचला गंगा मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, अरावली मालवा उच्च भूमि, महाराष्ट्र का पठार और दक्षिण का आंतरिक दक्कन पठार। हमारे अगले वीडियो में हम बाकी के 5 कृषि जलवायु प्रदेश जो भारत के हैं उनका अध्ययन करेंगे। In today's e-video, India Agroclimatic Zones Part 2, we studied 5 agroclimatic zones of India in detail, which were the Lower Ganga Plains, the Southeastern Plateau region, the Aravali Malwa upland, the Plateau of Maharashtra, and the interior Deccan Plateau region. These 5 agroclimatic zones were studied in detail, and the rest 5 agroclimatic zones we will study in our next e-video. Thank you.